एक बार फिर आप सभी का वेलकम। आज इस टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहिए आप। आज हम प्रिएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर एक पहेली मैं आपके सामने सुलझा सकूं तो शायद आप न जानते हो कि ये संविधान की सबसे फर्स्ट पेज है, ठीक है ना। जब संविधान की बुक को आप खोलेंगे तो पहला पेज यही मिलेगा जहां पर संविधान की प्रस्तावना के बारे में देख के रखा हुआ। अपने आप में काफी रुचिकर है कि ये जो पेज है संविधान के लागू होने के बाद में ये पेज तैयार किया गया। कहने का मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद में तब इसको एक एडिशनली आप कह सकते हो लगाया गया। और इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिएम्बल की बात करें तो अमेरिका में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिएम्बल को अडॉप्ट किया गया था। अब प्रिएम्बल है क्या? एक्चुअली अब जैसे मैंने कई बार बात की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसी को ही कह सकते हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अनुच्छेद में, आर्टिकल में अगर आपको कहीं पर हल्का भी किसी तरह का संशय, डाउट हो जाता है, उसकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन को लेके किसी तरह का डाउट है, तो हम संविधान की प्रस्तावना की तरफ अपना रुख करते हैं, संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। एंड ये हेयर जो भी इसका जो रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, उसके मुताबिक हम उस पर्टिकुलर अनुच्छेद की इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रस्तावना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की बात करते हैं, इफ देयर इज एनी डाउट, एनी clarification is required, any conflict over the interpretation of the constitution is exist, उस कंडीशन में हम प्रिएम्बल को फाइनल मानते हैं। जो प्रिएम्बल जो मूल आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का एक मूल ढांचा है, दैट इज योर प्रिएम्बल, ठीक है ना। तो इसी को आधार रख के अब कभी कभी ऐसी बातें भी चली कि भाई दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रिएम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। और 1960 ईस्वी में एक बेरुबरी केस के बारे में चर्चा होती है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसको हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद में जितनी भी व्याख्याएं हुई, जो न्यायपालिका ने इसके बारे में जो भी बातें की हैं, उन सब में हम कह सकते हैं कि इसको एक संविधान का हिस्सा माना गया। और आज तक इस संविधान की व्याख्या के अंदर सिर्फ एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, उसमें कुछ शब्द इसमें जोड़े गए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि 3 नए शब्द संविधान के अंदर जोड़े गए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया। इससे पहले ये शब्द इसमें संविधान की प्रस्तावना में नहीं होते थे। तो दैट वाज द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 42। संविधान का जो बदलाव हुआ वो 42वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन, जिसके अंदर जो कि 1976 में किया गया था। और उसमें ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक कह सकते हो अखंडता शब्द को जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेरुबरी यूनियन के मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना है उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यह स्वीकार किया गया कि फिर भी
प्रस्तावना हिस्सा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज आल्सो एक्सेप्टेड बाय दिस कोर्ट, सुप्रीम, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, कि ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा। यानी कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कोई डाउट होता है तो इसको हम लेंगे, रेफरेंस को लेंगे और इसके मुताबिक माना। मुझे भी अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो भी हम आपको समझा देंगे। फिर बात कर लेते हैं केशवानंद भारती केस में 1973 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को पलट दिया। पहले फैसले में क्या कहा था? बेरुबरी केस में कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब का? 1960 में। लेकिन 1973 में हमारे देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कहती है दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपना जो डिसीजन दिया उसी को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 1960 के दशक में जो सिचुएशन परिस्थितियां थी 1973 में उसे डेफिनेटली अलग होंगी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके न्यायपालिका है उसको ये अधिकार है, उन्होंने इसको पलट दिया। तो इसमें हम आज के इसी चैप्टर में हम बात करने वाले अलग अलग, एक और मैं बता देता हूं कि इसको एक हमारे देश में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ है नाना पालकीवाला, उन्होंने इसको कहा है कि ये एक आइडेंटिटी परिचय पत्र के रूप में है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक परिचय पत्र है, ठीक है ना। अब एक बार इस प्रस्तावना को ढंग से पढ़ते हैं, उसके बाद में हर एक शब्द को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रस्तावना, इसको समझ जाना। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के जो अनुच्छेद हैं आपको इन 20 या 25 अक्षरों के अंदर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है। कितनी गहराई से इसको पढ़ना होगा ये आप इसका इमेजिनेशन कर सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट है ये शब्द। एक एक शब्द का एक मीनिंग है, बहुत कुछ कहता है ये सब। हम भारत के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति या ग्रुप नहीं बनाया। दैट ग्रुप जिसने भी बनाया है संविधान सभा ने, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हमने इसको लिखा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब बाहरी रूप से देश को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। समाजवादी होगा हमारा देश। समाजवादी का मतलब सामाजिक न्याय की बातें होंगी। आप शायद 12th में है, आपके पास में नहीं आया है कि हमारे पास में आर्थिक विकास के 2 डेवलपमेंट के जो हमारे पास मॉडल अवेलेबल थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 एंड ऑनवर्ड्स। या तो हम एक लिबरल मार्केट इकोनॉमी को अपना सकते थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, जिसमें निजी क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह के। लेकिन ये जो साम्यवादी मॉडल की, समाजवाद की बात करते हैं, तो ये मॉडल था सोवियत रूस का मॉडल था, जिसमें समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व, समान विकास, जो देश में उत्पादन के साधन है सबका बराबर हिस्से की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष बात करेंगे इसके बारे में। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और उसके साथ में अभिव्यक्ति, कौन सी? विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपके पास में विचार की अभिव्यक्ति होगी, स्वतंत्रता होगी, आप अभिव्यक्त कर सकते हो विचार। विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता होगी, कोई भी धर्म अपना सकते हो, छोड़ सकते हो।
आप किसी भी पूजा कर सकते हो किसी भी ईश्वर की, और ये सब स्वतंत्रता आपके पास है। प्रतिष्ठा और अवसर की सम्मता प्राप्त करने के लिए आपको अवसर की भी इक्वालिटी मिलेगी, राइट टू इक्वालिटी। आपके चौक के अंदर सब कहीं पर बराबर अधिकार, प्रतिष्ठा भी बराबर मिलेगी। किसी के साथ में कास्ट के या सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजियन, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होने वाला है। साथ ही समता होगी, साथ ही तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि जिस दिन आप ये जो व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा जाएगी, राष्ट्र की एकता का भी इसमें विचार विमर्श किया गया है, साथ में अखंडता, देश को एक रखना, अखंड रखना सुनिश्चित करने वाली बंधुता, आपस में हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, सब में बंधुता की भावना की दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज जिस दिन हमने संविधान को स्वीकार किया, लागू करने की बात नहीं कर रहा हूं, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत हम सहज स्वीकार कर रहे हैं, अधिनियमित कानून का रूप दे रहे हैं और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है ना। अब प्रस्तावना के मूल शब्दों को हम समझेंगे। ठीक है ना। इसके जो मूल शब्द है एक एक के अपने आप में बहुत ही वजनदार शब्द है। शायद आपको मेरी बातों में काफी वो लग रहा होगा कि सर इतने क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन ये बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो, संप्रभुता के मतलब के बारे में अगर जाने तो प्रस्तावना इस बात का दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। ठीक है ना। संप्रभुता की बात होती है तो भारत एक प्रभुत्ता संपन्न देश है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णता मुक्त है, इंडिपेंडेंट। Nobody can force our country to in influencing our policies, हमारी देश के नियम कानून को बनाने में या किसी भी तरह से हमारे देश को किसी दूसरे देश की ताकत हमको इम्प्रेस नहीं कर सकती। भारत की विधायिका ही देश के संविधान तय करेगी। हमारे देश की सीमाओं के लिए कोई किसी और कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है समाजवादी शब्द। हमने अभी संप्रभुत्व के बारे में जाना, समाजवादी शब्द क्या बोलता है। देखो, ये समाजवादी जो शब्द है इसको मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 1976 में जोड़ा गया है प्रस्तावना के साथ में, और ये आपका 42 अमेंडमेंट जब संविधान में संशोधन किया था तब जोड़ा, और एक ही बार प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ है, ये तो आपको बता ही चुका। तो समाजवाद का अर्थ का मतलब क्या है कि समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होनी है। हम समाजवाद लाएंगे, समानता लाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू लेके आने वाले हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित व्यवस्था है। मैंने तो आपको बताया कि हमारे सामने जब हमारा देश आजाद हुआ तो विश्व में दो ताकतवर देश थे। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी एक बोल सकते हो कि जो इकोनॉमी थी, मार्केट इकोनॉमी थी, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर था। दूसरी तरफ निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को रोका गया सोवियत रूस में। वहां पर ओनरशिप सरकार की थी सभी संसाधनों के ऊपर। हमने दोनों को नहीं अपनाया, दोनों की अच्छी अच्छी बातें ली। दैट वाज कॉल्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को असमानता, गरीबी को भी समाप्त करेंगे, बीमारी को भी समाप्त करेंगे, अज्ञानता को भी करेंगे और अवसर की असमानता को भी समाप्त करेंगे। ठीक है ना। अवसर सबको बराबर मिलेंगे। तो ये समाजवाद का मतलब समझ गए हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर हम मेन पर्पज क्या होगा, गरीबी, असमानता को खत्म करेंगे,
अज्ञानता को खत्म करेंगे, बीमारी को खत्म करेंगे। अब हम पढ़ते धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या? आप बार बार ये सुनते होंगे कि भाई ये पार्टी तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। तो ये क्या है इसका मतलब? धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही लेके आए, जो कि 42वें संशोधन में था। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। ठीक है ना? सभी धर्म को समान रूप से देश के अंदर सुरक्षा मिलने वाली है। ठीक है ना? समर्थन मिलने वाला है। ये इसका जो संविधान का पार्ट 3 है उसमें दे के रखा हुआ है। 25 आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। यानी कि सरकार किसी एक पार्टिकुलर धर्म को लेके, हमारे देश में हिंदू है मेजोरिटी में, बात स्वीकार है, लेकिन सरकार किसी एक पार्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, किसी दूसरे धर्म को दबाएगी नहीं। सरकार की नजरों में, देश की नजरों में, देश के संविधान की नजरों में सब धर्म बराबर है। फिर उसके बाद हो जाता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक प्रोसेस। लोकतांत्रिक का मतलब है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो भी, चाहे बड़े से बड़े पद पे अगर है कोई भी राजनीतिक दल से, या जहां पर भी सरकार का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से डिक्टेटरशिप या तानाशाह बन के या फिर मिलिट्री शासन से कोई बन के ऊपर पहुंच जाएगा। आप देश की सरकार में कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, जो भी बनना है, उसके अंदर एक तरीका है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन थ्रू द इलेक्शन। यानी कि जिसको भी है चुनाव का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो नीचे लेवल स्तर पे बात करें, जो गवर्नमेंट, लोकल लेवल की गवर्नमेंट से, सरपंच से लेकर और देश के राष्ट्रपति का भी चुनाव, जो चयन होता है वो चुनाव के थ्रू होगा, चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली हो या प्रत्यक्ष प्रणाली। ठीक है? गणराज्य अपने आप में काफी एक शब्द है, जो रिपब्लिक, इसको हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि देश का जो सर्वोच्च पद है, दैट इज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कोई अधिनायकवादी नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि यहाँ पर जो संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, स्टेट का जो हेड है, वो कोई तानाशाह या फिर कोई राज परिवार से नहीं है, राज सिंहासन नहीं है। यहाँ पर चुनाव के थ्रू ही आप चुनाव लड़कर, चुनाव को मुकाबले के अंदर कंटेस्ट करके जो विजयी होगा वो ही देश के सर्वोच्च पद पे बैठेगा। और उसके बाद में तो फिर सर्वोच्च पद क्या ये है, तो सभी, चाहे लोकसभा, राज्यसभा की बात करो, मंत्री परिषद हो, सभी चुनाव के जरिए। न्याय की बात, तो न्याय में आप बात कर सकते हो, प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। मैंने आपको बताया भी था, न्याय कल जो इससे पहले वाला टॉपिक है आपके पास, कौन सी 3 अलग अलग है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और दोनों के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, फंडामेंटल राइट्स, दोनों जगह इंक्लूड किया गया है न्याय। न्याय किस तरह का? चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, या फिर राजनीतिक न्याय की बात करें। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है वो हम जान लेते हैं कि संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। सबकी सामाजिक स्थिति एक समान होगी। आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ कि समाज के अलग अलग लोगों के बीच, सदस्यों के बीच संपत्ति का समान रूप से वितरण होगा। ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अरबपति खरबपति बन जाए, अपनी मेहनत से बन सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास किए होंगे, किए जाने चाहिए थे, नहीं किए गए अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि समान रूप से सारे उत्पादन के साधनों के ऊपर सबका बराबर अधिकार। आप भी कोई इंडस्ट्री का मालिक बनना चाहते हो तो आज भी बन सकते हो। ठीक है ना? भारतीय संविधान प्रत्येक इस बात के लिए, जैसे कि संपत्ति की बात करें तो कुछ हाथों में केंद्रित नहीं हो सकती। राजनीतिक न्याय की बात कर लेते हैं, तो आर्थिक न्याय होगा कि संपत्ति किसी कुछ पार्टिकुलर हाथों के पास नहीं होगी, सबके बराबर समान रूप से होगी। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी के लिए बराबर से अधिकार है। कोई भी कंटेस्ट कर सकता है चुनाव में, जिसकी एक एज लिमिट है, उसके बाद में सब कोई चुनाव में
हिस्सा ले सकता है। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की। न्याय की होगी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आप व्यक्ति को मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, ताने आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना। स्वतंत्रता का मतलब तो आपको पता है, धर्म की, उपासना, आप हर तरह की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में अब काफी इंपॉर्टेंट भी है बंधुत्व या भाईचारे की बात करें, फ्रेटर्निटी की बात करें। फ्रेटर्निटी क्या है कि भाईचारे का अर्थ है बंधुत्व की भावना से प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देती है। आपस में सभी सदस्यों के बीच भाईचारा हो, क्योंकि हमारा देश अगर भाईचारे की भावना हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में नहीं लाते, आत्मा में नहीं लाते, तो हमारे देश के अंदर अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो यह आवश्यक है कि आपस में भाईचारे की भावना हो, ठीक है ना। फिर संविधान की व्याख्या कई बार की गई है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे हम, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। संविधान के बारे में आप प्रस्तावना को अगर जान गए, इनफैक्ट इसको तो प्रस्तावना को हमको याद कर लेना चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी के अंदर, ठीक है। और लाइव क्लास के अंदर हम बाइलिंगुअल इसको और अच्छे से लेंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से और समझ जाए, ठीक है ना। ठीक है, सी यू, मिलते हैं लाइव क्लास में। बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।